कल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है, मैंने आपको बताया था एल्किन एल्किन और एल्काइंस का प्रिपरेशन। ठीक है, एल्किन्स का प्रिपरेशन एल्किन और एल्काइंस। तो इसके लिए हम लोग ने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया था, जो निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है। और हमेशा हाइड्रोजन का एडिशन सिन एडिशन होता है। कैसा होता है? सिन। सिन यानी कि ये सेम साइड से ऐड होते हैं। और अगर ऑपोजिट साइड से आपको किसी भी चीज को ऐड करना है, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजनेशन तो हमेशा क्या होगा? सिन एडिशन होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज को ऐड करना है एल्कीन में और ऑपोजिट साइड से ऐड करना है, तो उसके लिए आपको ब्रिज रिडक्शन लगानी पड़ेगी, जो अभी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि हाँ भैया ब्रिज रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप एल्डिहाइड और कीटोन से भी एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए में से आपकी दो में से कोई भी एक आप रिएक्शन को लगा सकते हो। एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होती है वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन। हाइड्रोजन को लगाना मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को लगाने का मतलब होता है हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो हम इसे क्लीमेंसन रिडक्शन भी कह सकते हैं और वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन कह सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में से कार्बोनाइल ऑक्सीजन को हटाता है। क्लीमेंसन एसिडिक मीडियम में होती है, वॉल्फ-किर्शनर बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, क्लीमेंसन में जिंक एमलगम का यूज करते हैं और साथ में HCl डालते हैं। और हमारी जो वॉल्फ-किर्शनर होती है, इसमें हम बेस का यूज करते हैं हाइड्राजाइन के साथ। मैंने बताया चाहे जितने डबल बॉन्ड से वो लगे हों, अगर वह कीटोन या एल्डिहाइड वाले हैं तो उन्हें हटाकर दो हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेंगे। ये दोनों की दोनों रिएक्शन दो हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेंगे। अब इन दोनों की लिमिटेशन क्या है? हमें बनाना क्या है बेटा? क्या बनाना है? हमें बनाना है एल्केन। क्या बनाना है? ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, मैं एक जनरल सी आपको बात बताऊं। अगर आपके पास में कोई OH मौजूद है, क्या मौजूद है? पहले मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, फिर इन दोनों रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। OH, OH एक लीविंग ग्रुप है। हम बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी नहीं कह सकते इसे। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि देखिए OH नेगेटिव, इस पर अगर H+ लगाओगे तो क्या बनाएगा? H2O। और H2O उतना खास एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक है, एम्फोटेरिक होता है। आप कहोगे हमने तो आज तक सुना है pH इसका 7 होता है। भैया देखो, कोई भी सब्सटेंस, एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी होती है। एसिड में भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेस में भी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। कंपैरेटिवली कहा जाता है, कंपैरेटिवली। तो H2O जो है ये अपने आप में एक एसिड है और एक वीक एसिड है। और वीक एसिड है, एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। वीक एसिड है तो ये क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस इसका कॉन्जुगेट। और स्ट्रॉन्ग बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो OH उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। पर अगर आपको इसे एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना है तो मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा था लीविंग ग्रुप कब अच्छा हो जाएगा? जब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाए। when it is a great tendency when it has a great tendency to acquire electron, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कर दो, यानी वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए। कहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए? इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन जो लेकर निकल जाएगा वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, वो उतना ही अच्छा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? तो देखो, कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कब बन जाता है? जब उस पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाए? अब इस O पर पॉजिटिव चार्ज कैसे ला सकते हो? इससे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करके। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? H+ लगा दो। ये H+ इस O पर जाएगा, इस पर लगेगा और लगने के बाद देखो बेटा क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? और ये इससे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा। और नाउ इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। नाउ दिस इज गुड लीविंग ग्रुप। तो गुड लीविंग ग्रुप कौन है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आई है बात? नहीं आई है? तो OH इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप।
OH उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, पर अगर मैंने उस पर H प्लस का अटैक करा दिया तो क्या होगा, वो अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अब ये क्या करेगा, तो अब इसके बाद ये इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, है ना। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गया तो कार्बोकेटाइन के दो फेट होते हैं, आपको मालूम है। या तो इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, या तो कौन अटैक कर दे, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, या कोई बेस इधर से अगल बगल से H प्लस को निकाल ले और ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर दे। अब इसके कितने, दो फेट हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर क्या हो जाए बच्चों, बेस अटैक कर दे और अगल बगल से क्या निकाल ले, H प्लस निकाल ले, तो यहाँ क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चे। तो OH को खतरा किससे है, H प्लस से। OH को खतरा किससे है, H प्लस जहां लग जाएगा OH को वहां से भागना पड़ेगा, OH को वहां से भागना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक। चलो अब एक और दूसरी बात करने जा रहा हूं मैं। हमारे पास एक हेलोजन है, कौन है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, दे आर ऑलरेडी गुड लीविंग ग्रुप, ये अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। कैसे, HCl के साथ में H प्लस लगा दो, क्या बन गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, Br के साथ H लगा दो, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, I के साथ H लगा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl HI में से दोनों में से कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HI होगा। चलो याद है अब आपको ये चीज। तो देखो भाई, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, और जब अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये निकलने को तैयार है, और जब निकलने को तैयार होता है, ये निकलने को तैयार होता है, अब ये 2 डिग्री है, अब ये सोच रहा अगर 3 डिग्री होता कंफर्म निकल जाता, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा होता, स्टेबल होता, ये तुरंत निकल जाता, इंतजार भी नहीं करता। पर 2 डिग्री है तो सोचेगा, 2 डिग्री है तो सोचेगा, है ना, 1 डिग्री है तो भी सोचेगा आपका ये। तो देखो, अगर लेकिन यहां पर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, किसे यूज कर लिया, कोई स्ट्रॉन्ग बेस को आपने यहाँ पर यूज कर लिया, OH को नहीं, OH तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा, आपने किसे यूज कर लिया, O नेगेटिव C2H5 इथॉक्साइड, तो निकल गया क्या ग्रुप से, आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस को यूज किया। अब अगर यहाँ पर बेस मौजूद है तो वो बेस क्या करेगा, तो वो यहाँ से H प्लस को निकाल देगा, किसे निकाल देगा, H प्लस को निकाल देगा, क्योंकि बेस तो आपका इंतजार करेगा ही नहीं, काय का इंतजार नहीं करेगा कि यहाँ से Cl निकले या ना निकले, इसका इंतजार नहीं करता है। वो क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा, और जब H प्लस को निकाल लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये जबरदस्ती यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देकर भेजेगा कि नहीं। देखो यहाँ क्या था, ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर रहा था, यहाँ पर ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर रहा था। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसने इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन जो सोच रहा था निकलने की, अब उसे बहाना दे दिया कि लो पकड़ो और निकलो, पकड़ो और निकलो। बात समझ आई है। अब क्लोरीन जब यहां से निकल जाएगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का। नहीं आया समझ, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इस टाइप की रिएक्शन अपन ने देखी थी, NaOH कैसा डालते थे, एक्वस, तो किसका फॉर्मेशन होता था, एल्कोहल का, और NaOH एल्कोहलिक डालते थे तो एल्कीन का।
याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया? तो देखो एल्कीन बनाने की ये ऑलरेडी एक रिएक्शन हो गई आपके पास। क्या बनाने की? अगर हमने यहां पर क्या डाल दिया, NaOH एल्कोहलिक, तो NaOH एल्कोहलिक क्या करेगा? तो ये फॉर्मेशन इसका करेगा, इथॉक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा? और H+ को निकाल लेगा और Cl को निकलने पे मजबूर कर देगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो हेलोजन को खतरा किससे है? बेस से। हेलोजन को खतरा किससे है? और OH को खतरा किससे है? एसिड से, H+ से। क्लियर है? ये दो बातें बिल्कुल दिमाग में डाल लो। OH के लिए थ्रेट कौन है? थ्रेट इज H+ या एसिड, ठीक है। और हेलोजन के लिए थ्रेट कौन है? बोलो भाई। बेस। और बेस मतलब बड़े साइज का। OH नेगेटिव नहीं कर देना, ठीक है। यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो बड़े साइज का हो वो बेस बन जाता है, ठीक है, बिगर साइज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका साथ देंगे, ठीक है। देखो मेरा काम तो इतना ही होता, अगर मैं रिएक्शन लिखवा देता मैं कहता याद कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी एक स्किल्स को डेवलप कर रहा हूं, मैं टूल दे रहा हूं आपको, इन टूल्स को समझो, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब हम आते हैं अपनी वापस क्लीमेंसन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन पर। क्लीमेंसन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन पर हम आते हैं। देखो बेटा, मैंने ये OH लगाया और मैंने H लगाया और यहाँ डबल बॉन्ड से O लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लीमेंसन को लगा दूं, किसे लगा दूं? मैंने लगा दी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है रिएजेंट? ईशान, अभी से सोचने लगे तुम। विशाखा, बहुत बढ़िया। जिंक एमेल्गम, उस जैसे लोग बता रहे हैं यार, हद है यार, है? इतने बेकार अनपढ़ लोग, बुरी शकल वाले इस चीज को बता रहे हैं और तुम बताओ नहीं बता पा रहे यार। ईशान, जिंक एमेल्गम और क्या? HCl प्लस हटा दूं इसमें से, बीच में से। जिंक एमेल्गम और HCl, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है। हमने अगर इसे लगाया तो ये क्या करेगा? बनी बात है, इसे तो हटा ही देगा, पर इसमें कौन है? एसिड किसके लिए खतरा है? इसे निकाल देगा, इसे निकाल देगा। और जैसे ही इसने से निकाला तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन का। तो अगर आपको एल्कीन ना बनाकर क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है, तो बड़ी खुशी की बात है, आप इसे यूज कर लो। पर अगर आपको एल्कीन बनाना है तो आपको इसे यूज नहीं करना पड़ेगा। आप किसे यूज करोगे? वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसे यूज करोगे। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट क्या होता है ईशान? NH2 जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजाइन। NH3 अमोनिया होता है, एक हाइड्रोजन हटाओ, दो अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन हटाओ, दोनों को जोड़ दो, हाइड्रोजाइन बन गया। और प्लस क्या डालते हो यहाँ पर? C2H5ONa या O नेगेटिव, आपने इस बेस को डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही आपने बेस को डाला तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा और Cl लगा, सॉरी OH यहाँ पर लगा रहेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका ये OH यहाँ से हटे और आप सिर्फ डबल बॉन्ड से O को हटाना चाहते हो, तो आप किसे लगाओगे? वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन को। और आप एल्कीन बनाना चाहते हो इस OH को हटाकर, तो आप किसे लगाओगे? क्लीमेंसन रिडक्शन को। तो देखो दोनों के ही अपने फायदे हैं, दोनों के अपने ही नुकसान है। अब OH लगा रहने देना हमें,
और सिर्फ डबल बॉन्ड से O को हटाना है, तो फिर हम वॉल्फ-किश्नर रहेंगे। मतलब हम एसिडिक वाली नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एसिड को खतरा, एसिड से खतरा है OH को, और एल्कीन बनाना है तो हमें OH को हटाना ही हटाना है, तो उस खतरे को ऊपर करेंगे हम, उसे जरूर लेकर आएंगे फिर। ठीक है, तो आइंदा से कहीं पर भी OH लगा हुआ देखो एल्कोहल फिनॉल में, समझ जाना कि अगर इसे निकालना है तो हमें सिर्फ H+ लिए हुए थे एसिडिक मीडियम। एसिड OH के लिए, एल्कोहल वाले ग्रुप के लिए बिल्कुल यही काम कर देगा, फिनॉल के लिए नहीं कर देना, OH के लिए एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई? ऑनलाइन में सभी को समझ में आ गई बच्चों बात? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये Cl लगा है, ये डबल बॉन्ड से O लगा है। ठीक है, और मैंने यहां पर लगा दी किसे, फिर से वही बात, क्लीमेंसन को, जिंक एमेल्गम यूज किया, और क्या यूज किया, HCl। और दूसरी मैंने कौन सी लगा दी, वॉल्फ-किश्नर। वॉल्फ-किश्नर में कौन होगा रिएजेंट, हाइड्रोजाइन एंड बेस। अक्सर 12th पास बच्चे और बहुत अच्छे स्कोरिंग वाले बच्चों से पूछते हो ना, बेस क्या होता है। यहाँ जो रिएक्शन है बेस यूज करोगे, बेस को वो NaOH और KOH ही समझते हैं, वो यही समझते हैं बेस यही होता है। लेकिन बेस का एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मतलब है, जरा उसे समझो कि वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि लंबी चेन्स के बारे में बात हो रही है। इनऑर्गेनिक में बेस NaOH और KOH ही आप यूज करोगे, पोटेशियम कार्बोनेट को भी यूज कर सकते हो, इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में बेस मतलब होता है लंबे कंपाउंड। अब देखो ऊपर वाली अगर मैंने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, Cl को किससे खतरा है, बेस से। किससे खतरा है, बेस आ जाएगा तो वो क्या करेगा, यहां से H+ को निकालेगा और Cl को निकलने को मजबूर कर देगा, और मजबूर कर देगा तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको एल्कीन बनाना है और आप चाहते हो कि ये Cl लगा रहे, इस पर कोई भी खतरा ना आए, तो आप किसका यूज करोगे, क्लीमेंसन रिडक्शन का। किसका यूज करोगे, क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज करोगे। Cl को उससे कोई खतरा नहीं है। तो हेलोजन के लिए भी याद रख लेना, अगर आपने कहीं बेस यूज किया तो बगल वाले से ही H+ आप निकाल ले। ये बात हमेशा के लिए याद रहे आपको, हमेशा के लिए अनकॉन्शियस माइंड में डाल लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी दोनों बातें, क्लियर है? वेरी गुड। तो इसमें आपने एल्कीन का एक प्रोफेशन भी पढ़ लिया, एल्कीन का तो पढ़ा ही, एल्कीन का भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोफेशन ऑफ एल्कीन। कविता सिर में दर्द हो रहा है। Preparation of alkanes from carboxylic acid। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से हम इसका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, सॉल्ट से। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, तो सॉल्ट के लिए बेस के साथ में रिएक्शन करा लो इसकी, तो यहां से H+ और यहां से OH निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और Na इसकी जगह आकर लग जाएगा, तो ये बन गया COONA। क्या बन गया, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर जब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है
तो इस पर हम एक प्रोसेस लगाते हैं। देखिए ये बन गया COONA। अब इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH और CaO के साथ कराएं, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं, अगर इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का रिमूवल हो जाता है। और इसका H यहां इस कार्बन पर आकर लग जाता है H, और ये फॉर्मेशन किसका हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का। इसका फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन, और इस एल्कीन में एक कार्बन कम हो जाता है। साथ में कौन बना, Na2CO3, पेरेंट से एक कार्बन कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लगना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप का हटना। क्लियर है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गई है, और इसमें पेरेंट से क्या, एक कार्बन कम होता है, एक कार्बन कम होता है। प्लस एक अच्छी बात क्या है इसमें, या बुरी बात क्या है, कि ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम सॉल्ट के लिए लगता है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सोडियम सॉल्ट के लिए होती है, ओनली फॉर सोडियम सॉल्ट। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सोडियम सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, इसके अलावा किसी और के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। और प्लस एक कार्बन कम हो रहा है, तो इसे हम एक कार्बन को कम करने के लिए, यानी इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन में डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट मतलब कार्बन को कम करना, एसेंट ऑफ सीरीज मतलब एक कार्बन को या कई कार्बन को बढ़ाना। जब हमें कार्बन को बढ़ाना हो, भाई कन्वर्जन अभी आप करोगे, 2 कार्बन दिए 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, या 4 कार्बन वाला बन रहा है, या 5 कार्बन वाला बन रहा है, तो कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, तो एसेंट ऑफ सीरीज से बढ़ाते हैं। और कम करना हो तो डिसेंट ऑफ सीरीज से। तो डिसेंट ऑफ सीरीज के कई तरीके होते हैं, उनमें से ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो ये यूज होता है इन द डिसेंट ऑफ सीरीज, सॉरी में यूज होता है ये, ठीक है, यूज्ड फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज। कोई प्रॉब्लम इसमें, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। और लेस देन लेस 1 कार्बन, 1 कार्बन लेस, यहाँ एक कार्बन कम यूज होता है, ठीक है, एक कार्बन कम रहता है। तो इससे आपने ये देखा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का। लेकिन अगर हमें सोडियम सॉल्ट के अलावा हमारा कोई दूसरा सॉल्ट हो उससे करना हो तो, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि तुम सोडियम सॉल्ट यहां बनाओ, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसमें सोडा लाइम और NaOH और CaO को डालो, यानी सोडा लाइम को डालोगे, तो NaOH थोड़ा सा एक्सेस में रखोगे तो वो अपने आप ही कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम सॉल्ट में अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा कि नहीं। तो आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से भी थोड़ा सा NaOH का कंसंट्रेशन ज्यादा करके आप डायरेक्ट भी ये रिएक्शन करा सकते हो। क्लियर, ठीक। अब सोडियम सॉल्ट के अलावा अगर हमारे पास में कोई दूसरे सॉल्ट हो, ठीक है, तो हम यहां पर यूज करते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्स और रिएक्शंस भी होती हैं, यहां मैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूं, कोल्स रिएक्शन अलग आएंगी अभी आपकी, ठीक है, तो ध्यान रखना, रिएक्शंस के नेम भी याद करना यहाँ बहुत जरूरी है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, और इसका यूज होता है सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के सॉल्ट में, फॉर बोथ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, दोनों में ही इसका यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है जरा देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस से बनी बात है, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, जैसे अभी हम सोडियम के लिए ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करा,
वाटर तो डालोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो HOH और HOH। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, होगा ये कि H2O भी इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा और आपका ये सॉल्ट भी इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा। सबसे पहले जो Na रहेगा वो इस OH को पकड़ेगा और क्या बनाएगा, NaOH। ठीक है, क्या बनाएगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि आप यहां ऑलरेडी देख ही रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज किसकी ओर जाएगा, कैथोड या एनोड की तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट रहता है, ये पूरा नेगेटिव पार्ट कहां पहुंचता है, एनोड पर पहुंचता है। और एनोड पर पहुंचकर ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकाल देता है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये निकली, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली और इसका भी एक बॉन्ड खाली, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन गए, एल्केन। क्या बन गया, और ये पूरी प्रोसेस कहां हुई, एनोड पर। कहां पर हुई है, अब देखो कैथोड पर कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, पॉजिटिव। यानी ये दोनों आपके दोनों H+ और H+ मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। बात समझ आ रही है, ये फॉर्मेशन करेंगे, मतलब H अलग होगा और ये क्या बनाएगा, H2। ये एक्चुअल में कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, H+ और H+ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और H2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे। और प्लस यही कौन पहुंच जाएगा, NaOH। कहां पर, कैथोड। और अगर ये याद भी नहीं आया तो याद रखना, कैथोड पर सिर्फ एक ही गैस रिलीज होती है, वो होती है हाइड्रोजन। और जितनी भी बाकी की गैसेस है वो सब एनोड पर रिलीज होती है। तो एनोड से कौन निकल रहा है, CO2 गैस, कैथोड से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ये एल्केन भी एनोड से निकल रहा है, तो ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये क्या है, ईथेन है। क्या है, तो ईथेन का फॉर्मेशन हुआ। कोई प्रॉब्लम इसमें, अच्छा। अब जरा एक चीज सोचिए शर्मा जी, कि CH2 हम इस टाइप का कोई एसिड ले लेते और उसका सॉल्ट बना लेते हम, ओके ओके, यानी पोटेशियम सॉल्ट बना दिया हमने इस बार। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन हम H2O डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कराते तो सेम टाइप की रिएक्शन होती कि नहीं होती, किसका फॉर्मेशन होता, तो यहां पर जो कैथोड है, कैथोड पर क्या निकलता, H2 और क्या निकलता, KOH। एनोड पर क्या होता, CO2 निकलती। और इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली होता और इसका भी एक बॉन्ड खाली होता, दोनों आपस में जुड़ते तो यहाँ क्या बनाते, एल्कीन का फॉर्मेशन करते। और अगर यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड होता तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइन का। तो इससे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम देखने जा रहे हैं, देखो ये फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए ये सारी प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से हमें किसका प्रिपरेशन करना है, एल्केन का प्रिपरेशन करना है। और एल्काइल हैलाइड से अगर हमें एल्केन का प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पर देखें, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, इसकी रिएक्शन अगर हमने सोडियम के साथ में करा दी और किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पर मालूम है क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रोड्स रिएक्शन। रोड्स रिएक्शन होता क्या है इसमें, तो थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको बता दे रहा हूं। CH3Br, एक ये लगाया CH3Br, यहां हमने 2 सोडियम रखे, दोनों सोडियम जो रहेंगे ये यहां पर क्या करेंगे,
Br को निकाल लेंगे। अब एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये फॉर्मेशन करते हैं C2H6 का। CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहां से कौन निकल गया, 2NABr। जो निकला है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी प्रोडक्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है, मेन प्रोडक्ट आपका लिखा जाता है। इसे हम कहते हैं रुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रुड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि इसमें ओनली प्रोडक्ट्स विथ इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर का ही प्रोडक्ट बनता है। इवन नंबर का ही प्रोडक्ट बनता है। एक कार्बन का अगर आप लोगे तो उसकी डबलिंग हो जाएगी, 2 बनेगा, 2 कार्बन का इवन हो गया। 2 कार्बन का लोगे तो कितने कार्बन का, 4 कार्बन का आपका एल्कीन बनेगा। 3 कार्बन लोगे, आपने ऑड लिया, 6 इवन का बनेगा। इसमें आपका कभी भी ऑड का प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर है। इसे भी हम किस में यूज करते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज में। जिसमें इसे यूज करते हैं एसेंट में। डिसेंट में हमने देखा था किसे यूज करते थे, डीकार्बोक्सिलेशन। इसका यूज करेंगे हम एसेंट ऑफ सीरीज में। ठीक है। अब हमें अगर लेकिन क्या करना है, अगर हमें ऑड नंबर का ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करें, अगर हमें ऑड का ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करें, तो हम लगाएंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। तो ये ऑड और इवन जितना चाहो उसका प्रोडक्ट बना सकता है, ऑड का भी बना सकता है, इवन का भी। अब देखो रुड्स रिएक्शन में हमारे साथ में एक चीज थी, हमारे पास जितने कार्बन है हम उसका डबल ही कर सकते थे। अब 2 कार्बन वाला है और हमें 7 कार्बन का एल्कीन चाहिए, तो 2 का डबल कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4 वाला। और 4 का डबल करेंगे तो 8 वाला। हमें तो 7 चाहिए, क्या करें, ठीक है। या 3 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है या एल्कीन है और हमें चाहिए 4 वाला, तो अब क्या करोगे, या 5 वाला चाहिए तो क्या करोगे, रूट्स में तो डबलिंग ही होती है ना। तो ऐसी जगह पर जहां हमें डिजायर्ड अमाउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को लगाना है तो वहां यूज करते हैं हम कोरे हाउस सिंथेसिस को। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे आपने ये एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3 CH2Cl प्लस जितने भी एल्कीन आपको लगाना है, जितने भी कार्बन आपको लगाना है, तो उनका एल्काइल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन लगाना है तो CH3, 2 कार्बन अगर आपको लगाना है तो C2H5, 3 कार्बन लगाना है तो C3H7। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। तो ऐसे आप एल्काइल ग्रुप को लगाओगे, इस एल्काइल ग्रुप को 2 बार ले लेना बैलेंसिंग की वजह से, और यहां लिथियम और क्या लगा दोगे, कॉपर लगा दोगे। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड लिथियम डाइएल्काइल। 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं ना, क्यूप्रेट, लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट, इस कंपाउंड का ये नाम रहता है। और ये क्या करता है, ये 2 एल्काइल ग्रुप में से 2 एल्काइल हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं यहाँ पर, ये 2 एल्काइल हमने सिर्फ इसलिए लगाए यहाँ पर क्योंकि इसे अपन को बैलेंस करना था, बैलेंसिंग के लिए फॉर्मूला था। एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आकर लग जाएगा CH3 CH2, और ये एक CH3 यहाँ आकर लग जाएगा और ये आपको एल्कीन मिल गया। ठीक है। इस डाइएल्काइल क्यूप्रेट को हम एक खास नाम देते हैं, वो नाम होता है गिलमन रिएजेंट। क्या नाम होता है, गिलमन रिएजेंट। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। अब कभी कभी मन में ये आ जाता है, अच्छा चलिए इसमें ये मैं लिखवा दूं, ऑड एंड इवन दोनों ही इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अगर 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप को ले लो और आप उसमें रुड्स रिएक्शन लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए।
देखिए भाई, मैं यहाँ एक बार फिर से रुड्स रिएक्शन पर आ रहा हूँ। रुड्स रिएक्शन में मालूम है हम सोडियम को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज करते थे। अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 Br को लेते हैं और एक किसे लेते हैं, चलो हमने CH3 Br को ले लिया, यानी दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए, और हमने यहाँ पर सोडियम डाला और किसे डाला, ड्राई ईथर को डाला। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो देखो एक मॉलिक्यूल इसका इसी के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 CH2 डबलिंग कर देगा, CH2 CH3, मॉलिक्यूल्स की कोई कमी तो है नहीं है। ये भी अब खुद के साथ में डबलिंग कर देगा, यानी CH3 CH3 ईथेन बनाएगा, और एक इसके साथ लग जाएगा तो ये बनाएगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, और लगभग इनमें एक एक कार्बन का डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला है। तो एक बात याद रखना, यहां पर जब लगभग आपका सेम कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग कैसे आएंगे, सेम आएंगे, और सेम आएंगे तो इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें यहाँ पर तीन का मिक्सचर मिलता है जिसे सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्रोसेस हमारे कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हमें तो कोई एक ही एल्किन चाहिए था ना, यहाँ तीनों का मिक्सचर मिल रहा है, तो ये हमारे कोई काम की प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए रुड्स रिएक्शन यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए एक प्रोडक्ट जरा मुझे रुड्स रिएक्शन से बनाकर दिखाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैंने सोडियम और ड्राई ईथर डाला। सभी लोग बनाइए अपनी अपनी कॉपी में। बना भाई? बन गया? है? बन गया भाई ऑनलाइन वाले सभी का? हाँ सर। हाँ सर। चलिए चेक करिएगा। किस किस का सही है? ऑनलाइन में किसी का सही है? हाँ सर। किसका हाँ सर। है? देखो बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मालूम है क्या किया करो, किया ये करो, देखो आपका क्यों गलत बना। ये कार्बन है, इस पर कौन लगा है, अच्छा, यहां पर भी बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट बना लो इसका। ये कार्बन, इस पर कौन लगा है, Cl। इन दोनों Cl को निकाल दोगे ना, और इन दोनों कार्बन को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे ना, यही तो करोगे। तो मतलब दो बेंजीन के बीच में दो कार्बन होने चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, दो ही कार्बन तो है। बॉन्ड लाइन नोटेशन आपके कितने हो रहे थे, समझ में आ गई बात? तीसरा कहां से आ गया भाई? चलिए इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। सोडियम
ड्राई ईथर, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बन गया? देखो भाई, कुछ नहीं करना है, ये आपने बनाया, बस इसी के जैसा ये स्ट्रक्चर नीचे बना लो। ये बना लिया, इस ब्रोमीन को और इसके नीचे जो ब्रोमीन है, दोनों को हटाकर इन दोनों कार्बन को एक दूसरे के साथ में जोड़ देना है। ये जुड़ गया, ये बन गया। किस किस का सही है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? एल्कीन्स का। अब हम देखेंगे किसे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन को। ठीक है, इसे देखेंगे कल।